चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। अभी हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में बच्चों? ऑर्गेनिक कंप्लीट कर दिया था। उसके पहले वाले में इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। हाँ, एक छोटा सा और है, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो लेक्चर मैं अलग से बाद में बना दूंगा किसी दिन, ठीक है ना, जिसमें जेल्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड वगैरह, ठीक है, उनकी थोड़ी सी बात करेंगे। मतलब जो आइसोलेशन वगैरह के, सेपरेशन के जो मेथड है बच्चों, ऑर्गेनिक में प्रिंसिपल है, उनकी थोड़ी सी 10 मिनट के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। उसमें हम बात कर लेंगे जेल्डाल, ड्यूमास और जो भी उसमें मेथड है, ठीक है ना। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। चलिए अभी फिजिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज टर्म था फिजिकल स्टार्ट करने का बच्चों। तो फिजिकल में सबसे पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। ओके, थर्मोडायनेमिक्स से मिनिमम एक क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा हूँ, थर्मोकेमिस्ट्री नहीं बोल रहा हूँ। थर्मोकेमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन फिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों को मिला दिया जाए तो मिनिमम 2 क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि थर्मोडायनेमिक्स से ही 2 क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से। और थर्मोकेमिस्ट्री से एक, तो टोटल मिला दिया तो 3 क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम थर्मोडायनेमिक्स से एक और थर्मोकेमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए, आसान रहता है बच्चों। पहली बात, तो पूरा चैप्टर पढ़ने का तो टाइम पहले ही आपने पढ़ लिया बच्चों, साल भर आप सबने पढ़ा है, बहुत मेहनत किया है, ठीक है ना। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट को मैं यहाँ पर उठाऊंगा जिससे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं, मींस जो पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी सर क्या करेंगे, सिर्फ फार्मूले बोल देंगे बस। ना, मैं वो भी नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि फार्मूले वगैरह सब आप साल भर पढ़ चुके, मुझे अच्छे से पता है बच्चों, ठीक है। मेरा काम क्या है, सिर्फ आपको ये बताना कि किस चैप्टर में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है या कौन से फार्मूले से क्वेश्चन आएगा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस, ठीक है। तो हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मींस जहां से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, मुझे सिर्फ उसकी बात करनी है और मुझे कुछ बात नहीं करनी, ठीक है ना। ओके, तो चलिए, अगर पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर दी जाए कि टोटल फिजिकल से कितने क्वेश्चन आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री से बच्चों, तो जो क्वेश्चन का रेंज रहता है वो 10 से लेकर के 12, कभी कभी 13 क्वेश्चन भी, 13 क्वेश्चन भी हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। बट मैं यही रेंज रखता हूं बच्चों, ठीक है। 10 to 12 क्वेश्चन का रेंज रहता है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री से बच्चों, ठीक है। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री से ये रेंज रहता है, ठीक है ना। ओके, ऐसे ही इनऑर्गेनिक से रहता है। इनऑर्गेनिक का एक या 2 क्वेश्चन ज्यादा ही हो जाता है बच्चों फिजिकल से, ठीक है ना। अगर फिजिकल के 12 आ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक के 13 या 14 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा जो भी बचते हैं वो टोटल ऑर्गेनिक से रहते हैं बच्चों। हर साल का आप पेपर उठा के देख लो, आप सबके पास प्रीवियस ईयर के पेपर हैं बच्चों, ठीक है। एनटीए ने भी बहुत सारे पेपर दिए हैं, तो आप देख सकते हो यही रेंज रहता है बच्चों, ठीक है। 12 से 13 हो सकता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही रेंज रहता है बच्चों, ठीक है। अब हमें सिर्फ इतना ही करना है 10 से 12 क्वेश्चन के लिए, तो हमें सेलेक्टिव पढ़ लेना चाहिए बच्चों लास्ट में, ठीक है ना। लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको एक बार पढ़ लोगे तो इसमें से तो आराम से आप सही कर दोगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम उसी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा बच्चों, assume each reaction is carried out in an open container। ओपन कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, बहुत अच्छी बात है, होने दो यार, क्या टेंशन है, ठीक है ना। For which reaction will be delta H equal to delta E। पूछ रहा है इनमें से कौन सी रिएक्शन के लिए डेल्टा H equal to डेल्टा E है, ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला क्या है, कहां गया ये, हाँ इसे क्लीन कर दिया जाए पहले। चलिए, बहुत ध्यान से देखिएगा सब लोग बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री से आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आपने ऑर्गेनिक पढ़ लिया, इनऑर्गेनिक पढ़ लिया, जो कि बहुत टफ होती है बच्चों, तो ये तो फिर बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ इसीलिए, ताकि हर चीज आसान लगे, ठीक है। हर चीज को मैं बोल सकूं कि बाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो आसानी है, आपके लिए भी आसान होगा। चलिए देखिए, फॉर्मूला क्या है बच्चों, इसने हिंट दे दिया है, क्वेश्चन में लिख दिया डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन, ये गैस में होता है यहाँ पर, ठीक है ना, डेल्टा एन, राइट, आर टी, ये होता है बच्चों फॉर्मूला, ठीक है ना, बस फार्मूला। और वैसे भी आपको बता दूं जो 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के, उस 10 से 12 क्वेश्चन में 7 to 8 क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आते हैं। मतलब फार्मूला याद है बच्चों को, पुट किया, तरीका पता है, ठीक है ना, पुट किया और सॉल्व किया, आ गया आंसर, ये मान के चलिए इतना रहता बच्चों। तो ये फार्मूला है डेल्टा एच, डेल्टा ई और एनआरटी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन, ठीक है ना। तो चलिए क्या कह रहा है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई हो। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई कब होगा बच्चों, जब ये जो डेल्टा एन है, नंबर ऑफ मोल्स जो है बच्चों गैस के हैं, ठीक है। डेल्टा एन क्या होता है,
प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल होता है बच्चों, ठीक है। तो प्रोडक्ट के मोल, वो भी कौन से मोल, गैसियस ही लेना है, कोई और मोल नहीं ले लेना है बच्चों, ठीक है, इसलिए यहाँ गैस मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल ही डेल्टा एन कहलाता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो जरा देखिए इन चारों में से जिस रिएक्शन में डेल्टा एन 0 होगा बच्चों, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल इक्वल हो बच्चों। तो देखिए अब ध्यान से, यहाँ पर क्या है, दो गैस है, एक मोल PCl5 PCl3 और एक मोल क्लोरीन है, ये मोल होता है, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 मोल है, जबकि यहाँ पर कितना है बच्चों, ये 1 मोल ही है, तो इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 मोल CO 1 मोल CO2, 2 + 1 कितना हुआ 3, यहाँ कितना 2, इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के सामने कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 मोल, ब्रोमीन का भी 1 मोल, तो 1 1 कितना हुआ 2 मोल, और यहाँ भी कितना है 2 मोल, तो 2 मोल रिएक्टेंट भी है, 2 मोल प्रोडक्ट भी है, ठीक है ना। तो सब गैस है ना, यस सब गैस है, जरूर देखना गैस ही होना चाहिए। तो 2 - 2 करोगे कितना हो जाएगा 0, तो जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा बच्चों तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कितना आसान था, कुछ नहीं करना इसमें। ये सॉलिड है, इसको आप नहीं ले सकते, ये गैस है, इसको लेना पड़ेगा इसके मोल को, तो कितने मोल है 2 मोल, यहाँ कितना, ये भी गैस ये भी गैस, तो 2 + 1 3, तो इधर 3 है इधर 2 है, तो ये नहीं होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई कब होगा, जब डेल्टा एन क्या होगा 0, डेल्टा एन 0 कब होगा, जब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल इक्वल हो बच्चों। तो आंसर क्या जाएगा सी। तो कितना आसान था, इसलिए मैंने बोला फिजिकल केमिस्ट्री से आसान कुछ भी नहीं बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स में क्वेश्चन आया होगा बच्चों, तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। एम्स का क्वेश्चन है, एम्स 2006 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। कितना आसान है देखिए आप, एक बार आप सब पहले ध्यान से देख लीजिए, देख लिया सबने बच्चों। ओके, वैसे भी ये थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक जो है आज से 2 साल पहले, ठीक है ना, मतलब 2018 की अगर हम बात करें तो उसमें पूरा थर्मोडायनेमिक्स मैंने पढ़ाया था बच्चों को, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, राइट, और वो ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो उन्हें ये मालूम है कि उन्हें थर्मोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट मैंने पढ़ाया था उन्हें, ठीक है ना। तो उन्हें अच्छे से याद आ रहा होगा ये सारी बातें, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं बच्चों, ये तो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। देखिए जरा ध्यान से, ये रिएक्शन किस में दे रखा है बच्चों, फेज चेंज की बात बोला ना, और फेज चेंज में क्या होता है, फेज यहाँ से यहाँ देखिए लिक्विड है, यहाँ सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, फेज चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम में दे रखा है, ठीक है ना। ये लिक्विड से सॉलिड भी हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड भी हो रहा है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम का सिंबल बना है यहाँ पर, और इक्विलिब्रियम है, और यहाँ कंडीशन देखो, कंडीशन क्या दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 बार, मतलब नॉर्मल कंडीशन है बच्चों, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है बच्चों, डेल्टा जी क्या होता है 0 होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे डेल्टा जी क्या होगा 0 होगा बच्चों। किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में डेल्टा जी 0 दे रखा है, सॉल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं था। देखिए इतना आसान आते हैं, वो भी किसमें, एम्स में क्वेश्चन, और एम्स 2006 का क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख सकते हो इसे। तो जब एम्स में इतना सिंपल आ रहा है तो अब अंदाजा लगा लो नीट में क्या रहेगा, बस ऐसे ही रहेगा, ज्यादा कुछ भी नहीं रहता बच्चों, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री से आसान कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एम्स 2006 का ही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर किसी बच्चे ने किया है सॉल्व तो उसे ये क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे आते हैं बच्चों। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर दिया उसने, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट बताना इनमें से। चलिए किसकी बात किया देख लेते हैं बच्चों। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, अच्छा एंट्रोपी की बात किया, वो भी किसकी, सिस्टम की, ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। और आगे ऑप्शन पढ़ते हैं, टोटल एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी की बात कर दिया, मतलब सिस्टम की बात नहीं किया, टोटल एंट्रोपी की बात किया। चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव, और लास्ट ऑप्शन में टोटल एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मतलब एंट्रोपी की बातें किया है, तो एंट्रोपी में रिलेशन क्या है बच्चों, यहाँ देख लीजिए, यहाँ टोटल एंट्रोपी है और यहाँ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है बच्चों। तो इसी से पता चल जाता है कि आपको क्या पता होना चाहिए, टोटल एंट्रोपी और सिस्टम में रिलेशन पता होना चाहिए बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से लिखिएगा बच्चों, टोटल एंट्रोपी चेंज, ठीक है, सिस्टम की और टोटल एंट्रोपी जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, सिस्टम प्लस डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग, ठीक है ना बच्चों। तो सराउंडिंग, ओके, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू टोटल हो जाता है बच्चों। टोटल बोलो या यूनिवर्स बोलो, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, और यूनिवर्स, ठीक है ना, यूनिवर्स, ओके।
तो ये है फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा बच्चों। मतलब जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है या यूनिवर्स की जो टोटल एंट्रोपी होती है बच्चों, वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग होती है। मतलब एक सिस्टम की एनर्जी प्लस उसके चार्ज, जैसे मैं वीडी सर एक सिस्टम है, ठीक है, मैं एक सिस्टम हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो इस सिस्टम की जो एनर्जी होगी, टोटल जो एनर्जी है, ठीक है ना, जो एंट्रोपी है इसकी टोटल, राइट, सिस्टम की, इसके अलावा जो इसकी चारों तरफ बच्चों मतलब सराउंडिंग की, ठीक है ना। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की अगर एंट्रोपी मिला दिया जाए तो वो टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो सिस्टम की तो कुछ भी हो सकती है, मेरी एनर्जी कुछ भी हो सकती है। अभी मैं अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगा, मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी। मुझे 4-5 दिन से भूखा रखो, खाना मत दो, तो मेरी एनर्जी घट जाएगी बच्चों, ठीक है ना, एंट्रोपी घट जाएगी, राइट, रैंडमनेस घट जाएगी। तो क्या होता है बच्चों, इसका मतलब है कि एक सिस्टम की एनर्जी तो कुछ भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ऐसे सराउंडिंग की एनर्जी भी बाहर चेंज हो सकती है बच्चों, राइट, तेजी से आंधी तूफान आएगा, इधर उधर सब बिखर जाएगा, तो मतलब एंट्रोपी चेंज भी हो सकती है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। बट क्या इस पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज हो सकती है क्या बच्चों? नहीं, यूनिवर्स तो फिक्स है, यूनिवर्स तो चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो टोटल सिस्टम की एंट्रोपी है या यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की, वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की इक्वल होती है। ये फार्मूला पता चल गया। दूसरी बात, जो यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी होती है बच्चों, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ऑलवेज लगा दिया, जिंदगी में कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। जिस दिन निगेटिव हो जाएगी धरती खत्म हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। मतलब टोटल यूनिवर्स की जो एंट्रोपी चेंज है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, डेल्टा एस टोटल या यूनिवर्स का ग्रेटर देन जीरो, ऐसा लिखा हुआ आपने कई बार देखा हो। ग्रेटर देन जीरो मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। यहाँ लिखिए लास्ट ऑप्शन दे रखा है, टोटल एंट्रोपी, टोटल का मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस पॉइंट से बहुत बार क्वेश्चन आ गया बच्चों। कभी कभी ऐसे करके न्यूमेरिकल भी दे देता है, डेल्टा सिस्टम की वैल्यू दे देगा, सराउंडिंग की दे देगा और टोटल आपसे पूछ लेगा। तो एक बार तरीका पता है तो सब आसान हो जाता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन एम्स का। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए आप, क्या दे रखा है, द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दे दिया बच्चों, ठीक है ना। एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच कितना दे रखा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच कितना दे रखा है, 30 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। ओके, एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज कितना दे रखा, 105 जूल पर केल्विन पर मोल दे रखा, ठीक है ना। ओके, तो ये दे रखा है, मतलब डेल्टा एच और डेल्टा एस आपको दे रखा है बच्चों। तो डेल्टा एच दे रखा है आपको 30 किलो जूल दे रखा, किलो देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो इस 30 इंटू 1000 कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो अब ये इतना हो गया, जूल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये भी जूल में दे रखा है, दोनों सेम यूनिट में कन्वर्ट रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, इसलिए किलो की जगह हमने 1000 रख दिया, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्या रहेगा, डेल्टा एस कितना दे रखा है, एंट्रोपी चेंज 105 दे रखा बच्चों। अभी दोनों का सेम हो गया, वो भी जूल ये भी जूल, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा आप। तो अब देखिए आप, डेल्टा एच और डेल्टा एस में आपको कोई फार्मूला याद आ रहा होगा, यस। तो आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा एंट्रोपी चेंज वाला बच्चों। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है ना, सबने सुना होगा ये फार्मूला, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। अब देखिए डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है, टी आपसे पूछा है, देखिए टेम्परेचर आपसे पूछा है बच्चों। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये, AIPMT का क्वेश्चन है बच्चों। पहले नीट नहीं होता था, AIPMT होता था बच्चों, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2006 का क्वेश्चन है ये। देख रहे हो ना फिजिकल केमिस्ट्री कितनी आसान है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं, सिर्फ फार्मूला आपको याद है, सही तरीके से पता है आपको, राइट, कि कैसे पुट करना है, ठीक है। छोटी छोटी बातों का, किलो वगैरह का, इन सब का ध्यान रखना है बच्चों। मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए, रखो और आंसर पाओ और बिंदास रहो, ठीक है ना। चलिए तो रख दिया है इस फार्मूले में बच्चों, सॉल्व कर लो, आप देख लो, इसको इधर रख लो, ऐसे कर सकते हो इसको, T इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एस की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एच की वैल्यू ये है और डेल्टा एस की वैल्यू ये है, पुट करके आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा। अभी देख लेते हैं, सॉल्व करना भी सिखा देते हैं आपको। T इक्वल टू डेल्टा एच कितना आ रहा है बच्चों, ये हुआ, राइट, और ये कितना दे रखा 105। अब देखिएगा कई बच्चे कैलकुलेशन में भी टाइम एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं बच्चों, इतना आपको टाइम खर्च नहीं करने का बच्चों, ठीक है ना। कैसे, आप बहुत ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करता हूँ, ठीक है ना। और ऐसे ही ऑप्शन आते हैं बच्चों, तो आप इजीली आंसर पा सकते हो। देखना बहुत ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ये 105 है ना बच्चों, 100 अगर होता तो क्या होता,
क्या होता, ये दो जीरो से ये दो जीरो उड़ गए होते, आंसर कितना आ गया होता 300। 300 कब आता जब ये 100 होता। अभी क्या है, ये 105 था ना, ठीक है ना, ये आपको सिखा रहा हूँ इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। ये 105 है बच्चों, 105 है, तो अगर 100 था तो 300 था, 100 से ये थोड़ा बढ़ा दिया तो ऊपर वाला डाटा थोड़ा नीचे आ जाएगा कि नहीं, 300 से थोड़ा सा नीचे कौन सा डाटा दे रखा, ये हटा, सॉल्व हो गया। सॉल्व करके देख लीजिएगा, वही आंसर आएगा, ठीक है ना। ओके, तो देख रहे हो कितनी चीजें आसान होती हैं बच्चों, ठीक है ना। और वैसे भी नीट में चीजें आसान ही देता है, कोई बहुत लेंदी कैलकुलेशन नहीं देता बच्चों, जानबूझ के डाटा ऐसा देगा कि आसानी से सॉल्व हो सके, क्योंकि 1 मिनट क्वेश्चन को देता है और 1 मिनट में बच्चा क्वेश्चन रीड भी करता है, उसे सॉल्व भी करता है और की फिल भी उसी में करता है, ठीक है ना। इसीलिए जो है वो आपको आसान ही डाटा देगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज, ठीक है, इन जूल पर केल्विन पर मोल व्हेन 1 मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एंथैल्पी चेंज जब आइस से लिक्विड हो रहा है तो दे रखा है 6 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब आपको क्या क्या दे रखा है बच्चों, एंथैल्पी चेंज दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 6 किलो जूल, ठीक है। ये देखिए कितना दे रखा है बच्चों आपको, टेम्परेचर, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोला है, मतलब 273 केल्विन दे रखा है बच्चों, ठीक है ना। ओके, और आपसे पूछा क्या है, एंट्रोपी चेंज पूछा है बच्चों। एंट्रोपी चेंज मतलब डेल्टा एच, अभी भी फार्मूला बताया था, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, ठीक है ना। और ये चेंज की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है ना, देख लीजिए आप ध्यान से, आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, तो डेल्टा एच की जगह पर आप क्यू भी लिख सकते हो, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा है, अपॉन टी, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट ये फार्मूला था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो डेल्टा एच आपको दे रखा है, टेम्परेचर भी आपको दे रखा है, टेम्परेचर 0 मत पुट कर दीजिएगा बच्चों, बिकॉज 0 डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, और यहाँ पर केल्विन में पुट करेंगे बच्चों, ठीक है ना। ओके, वैसे भी देखिए केल्विन में, केल्विन दे रखा डाटा, ठीक है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना पुट करेंगे 273, ओके। तो डेल्टा एच कितना दे रखा बच्चों 6, यहाँ पुट कर दीजिए 6 किलो जूल में, किलो है मतलब इंटू 1000 करना पड़ेगा, 1000 कर दिया, टेम्परेचर 273 रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे, नियर अप्रॉक्स कितना आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए 21.978, ये आना चाहिए नियर अप्रॉक्स, ठीक है ना। कहाँ है, ये है 21 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। आंसर क्या जाएगा बच्चों, डी जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आसान था, देखा, उसी फार्मूले से इसके पहले क्वेश्चन कराया, उसी फार्मूले से अभी फिर क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो वही चीजें वही रहती है, सिर्फ डाटा चेंज करेगा बस, ठीक है ना, और इससे अलावा कुछ नहीं। इसलिए एक बार तरीका सीख लिया तो कैसा भी देगा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन जिपमर में आया था बच्चों, ठीक है ना, जिपमर नाम तो सबने सुना होगा, और एफएमसी, इन दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लीजिए, इस टाइप का कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछता है बच्चों, और कितना आसान है आप देखोगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। आपको ये 1 2 3 4 रिएक्शन दे रखी है, और आपसे पूछा क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, मतलब एंथैल्पी बताना है किसका, फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O का, ठीक है। तो कौन सी इसमें से रिएक्शन करेक्ट है बच्चों, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ H2O की, ध्यान से आप देख लीजिए सब, यहाँ भी H2O बना, यहाँ भी H2O बना, यहाँ भी H2O बना, यहाँ भी H2O बना, बट सभी तो करेक्ट नहीं है, कोई एक ही करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है ना। सबकी एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है, -x1 है इस रिएक्शन के लिए, इसके लिए -x2, इसके लिए -x3 और इसके रिएक्शन के लिए -x4 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। ओके, अब आप देख लीजिए कितना आसान है। अब जिस बच्चे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन पता है वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देगा बच्चों। तो पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना। फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन होती है बच्चों वो क्या है, पहली बात तो 1 मोल बनना चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्ट डिफिनेशन के फॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपलीफाई करके बोल रहा हूँ, मतलब सिंपल फॉर्म में बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे मिस्टेक ना हो कभी क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। पहली बात तो जो भी मॉलिक्यूल बन रहा है वो हमेशा 1 मोल बनना चाहिए, ठीक है, जहाँ आपको ध्यान देना, 1 मोल से ज़्यादा अगर बन रहा है तो फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए, मतलब जैसे वाटर का बोला है ना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वाटर कितना होना चाहिए, 1 मोल ही होना चाहिए, पहली बात, ठीक है ना। ओके, दूसरी बात क्या होगी बच्चों, वो किससे मिलके बना होगा, अपने कंस्टिट्यूएंट, ठीक है ना, कंस्टिट्यूएंट जो भी होगा, कंस्टिट्यूएंट मींस वो जिससे मिलके बना होगा वो नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए, नेचुरल मतलब जो जिस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना।
जो जिस फॉर्म में पाया जाता है, मतलब जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों, O2 के फॉर्म में पाई जाती है ना ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो O2 ही होना चाहिए, O नहीं होना चाहिए, या 2O नहीं होना चाहिए, या 3/2O नहीं होना चाहिए, इस टाइप का नहीं चलेगा। O2 के फॉर्म में पाई जाती है ऑक्सीजन तो O2 ही होना चाहिए वहां पर, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है बच्चों, H2 होती है हाइड्रोजन गैस जो नॉर्मल होती है एनवायरनमेंट में, वो H2 होती है तो H2 ही होना चाहिए, 2H नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। कोई आयंस नहीं चलेगा, जो जिस फॉर्म में पाया जाता है नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तीन बातों का ध्यान दें, कई बार बैलेंसिंग भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ध्यान सुन लीजिए क्या होगा बच्चों। पहली चीज क्या करना है आपको कि जो प्रोडक्ट है वो कितना बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए, तभी फॉर्मेशन की रिएक्शन करेक्ट होगी। दूसरी, जो प्रोडक्ट बना है उसमें जो भी एटम इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, वो इधर रिएक्टेंट की तरफ होने चाहिए, वो नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए। नेचुरल फॉर्म मतलब जो जिस फॉर्म में पाया जाता है, और आप सब जानते हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कौन किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। ओके, अगर कोई गैस के फॉर्म में पाया जाता है तो गैस ही होना चाहिए, कोई सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, गैस, तो गैस ही लिखा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। नहीं लिखा होगा तो भी करेक्ट नहीं माना जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो फर्स्ट में क्या है बच्चों, H2O तो बनाया है, बहुत बढ़िया, 1 मोल बनाया है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और देखो यहाँ क्या दे रखा, आयंस दे दिया बच्चों। क्या हाइड्रोजन नेचुरली इस फॉर्म में पाए जाते हैं क्या, ये मत बोलना कि हाँ सर H+OH- पाया जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नेचुरली, ठीक है। नेचुरली क्या हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में पाया जाता नहीं, H2 होता है बच्चों, ठीक है ना। मतलब ये रिएक्शन फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है बच्चों, इनकरेक्ट, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो प्रोडक्ट बना है, 1 मोल वाटर बना है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ चेक कर लो बच्चों, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है और गैस होती है हाइड्रोजन, हाँ गैस ही लिखा है नीचे। अगर यहाँ लिक्विड लिख दिया तो ये रिएक्शन इनकरेक्ट हो जाएगी फिर, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाई जाती है, O2 के ही फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और गैस है, यस गैस फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, ओके। और तीसरा पॉइंट क्या करोगे, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। चेक कर लो हाइड्रोजन कितना है, H2, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ है। ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो 1 ऑक्सीजन करके, ये तो नॉर्मली ऐसा रहेगा बच्चों, O2 फॉर्म में पाया जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हाफ, ताकि 2 से 2 कैंसिल कर देगा तो 1 ऑक्सीजन को बैलेंस होगी रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, तो ये रिएक्शन करेक्ट है फॉर्मेशन के लिए बच्चों, ठीक है ना। ये करेक्ट नहीं है क्योंकि H2O का फॉर्मेशन बोला है, यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन, कार्बन आ ही नहीं रहा है, कार्बन कहाँ से आ गया, तो ये भी गलत, यहाँ कार्बन कहाँ से आया, ये भी गलत। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा -X2, ठीक है। जिस ऑप्शन में -X2 दे रखा होगा उसी को टिक कर दोगे आप, ठीक है। तो क्लियर हो गया फॉर्मेशन की डेफिनेशन कैसे चेक करोगे, एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने समझा दिया। अब जब भी आएगा फॉर्मेशन के लिए तो यही टेक्निक यूज करिएगा बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2009 का क्वेश्चन है बच्चों, AIPMT 2009 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बातें क्लियर करता है बच्चों, ठीक है। चलिए रिएक्शन दे रखा है, कुछ डाटा दे रखे हैं, डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है बच्चों। रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस पूछा है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, एट किस टेम्परेचर पर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप ध्यान से देख लीजिए, डेल्टा एच डेल्टा एस दे रखा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात पूछा है बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब है फार्मूला क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, डेल्टा जी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस के बारे में बोल दिया बच्चों, इसलिए डेल्टा जी वाला फार्मूला लिखना पड़ेगा, डेल्टा एच माइनस की डेल्टा एच, सबने फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों, भयंकर इंपॉर्टेंट ये फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है, 100% बोल दिया मैंने बच्चों, ठीक है, इसलिए इसको भूलने का नहीं, ठीक है ना। चलिए तो ये फार्मूला हो गया बच्चों, क्या बोला है, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, बहुत बढ़िया। डेल्टा जी क्या होगा बच्चों, 0, ठीक है ना। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये टी डेल्टा एस इधर आ जाएगा, टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक है ना। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ठीक है। और अब आप देख लीजिए टेम्परेचर आपसे पूछा है, डेल्टा एच और डेल्टा एस आपको दे रखा है बच्चों, ये देखिए दे रखा है, ठीक है ना। बस सॉल्व कर दीजिए फटाफट। डेल्टा एच कितना दे रखा है बच्चों, 170 किलो बोला है, किलो मतलब 1000 ले लीजिए, और डेल्टा एस कितना दे रखा है 170, इसे सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 170 कैंसिल, 1000 आ गया, तो कितना आ गया 1000, ठीक है ना। टेम्परेचर आ गया 1000 केल्विन, ठीक है। अब आप कहोगे सर 1000 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगा, जब ये टेम्परेचर 1000 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। 1000 तो आ रहा है टेम्परेचर सॉल्व करने पर,
लेकिन इस 1000 से जब ज्यादा रखोगे, मतलब टेम्परेचर हाई रखोगे, तब रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। क्यों? क्योंकि तभी तो डेल्टा जी जीरो आएगा ना बच्चों, ठीक है, डेल्टा जी जीरो आएगा, तभी तो ये फार्मूला, डेल्टा जी को जीरो माना आपने, तब ये फार्मूला बना, ठीक है, तब आपने सॉल्व किया, ठीक है। तो 1000 आया कब, जब आपने डेल्टा जी को यहाँ पे क्या मान लिया, जीरो मान लिया बच्चों। तो टेम्परेचर इससे ज्यादा से ज्यादा रखोगे, जब टेम्परेचर इससे ज्यादा से ज्यादा रखोगे तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। एक चार्ट एनसीईआरटी में दे रखा है, आप सबने पढ़ा होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, कब टेम्परेचर हाई हो लेना चाहिए, कब लो लेना चाहिए, डेल्टा एच कब पॉजिटिव लेना चाहिए, कब डेल्टा एस पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए, इसके लिए चार्ट दे रखा है, ठीक है। उस चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों को, यही चार्ट है, ठीक है। इसी से रिलेटेड बातें जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब जो हमारी वैल्यू आ रही है उससे ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे बच्चों, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी जीरो मानेंगे। तो 1000 से ज्यादा कहाँ दे रखा बच्चों, एक ही ऑप्शन ही दे रखा है, खटाक किया और बिंदास हो जाने का, ठीक है ना। ओके।